वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन एंड मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन को अगर हमें समझना हो तो हमें यह देखना होगा कि हम पोलराइजेशन लाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लाइट इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया है कि लाइट का इक्वेशन, लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वापस सुनिएगा, लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीनिंग क्या होता है? ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। डायग्राम से आप समझ भी सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में सरफेस है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऐसा हम समझ के चलते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मान लो मैं अगर एक्स एक्सिस पकड़ता हूं, ठीक है, मैं इसे वाई एक्सिस लेता हूं और इसे मैं जेड एक्सिस लेता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास में वाई जेड प्लेन क्रिएट हो जाता है। ये कौन सा प्लेन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स? वाई जेड प्लेन क्रिएट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो हो रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कुछ इस तरह से, अंदर बाहर, ये ऊपर नीचे। ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कुछ इस तरह से। लेकिन जा कहां रहे हैं दोनों के दोनों? तो दोनों के दोनों जा रहे हैं राइट साइड, दैट मींस इन द डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ हम ये जा रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां माइनस साइन बताता है, अगर मैंने पहले भी वेव मोशन में डिस्कस किया है कि अगर दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन हो, मतलब के और ओमेगा का साइन ऑपोजिट हो, या ये कह लो बीच में माइनस साइन हो, तो वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ऐसा मैं आप लोगों से पहले कई बार कह चुका हूं। अच्छा, मैं ये बात आपको अभी क्यों बता रहा हूं? अभी बताने के पीछे सिर्फ कारण इतना सा है बच्चों, जो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता, हमेशा वाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता। भले ही मैंने आपके सामने वाई में ट्रेवल करता हुआ बताया, लेकिन ये वाई में हो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे कि ये क्यूब देखिएगा स्ट्रक्चर, ये क्यूब आपके पास में स्ट्रक्चर अवेलेबल है। सपोज मैंने आप लोगों से कहा, क्या कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए आपके पास में बैक साइड में जेड एक्सिस है। तो बच्चों एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ये पूरा प्लेन है, ठीक है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर पूरा प्लेन है और ये वाई में है और ये देखिए जेड में है। तो यहां से यहां तक आप बात करें तो ये हो गया, देखिए ये कौन सा प्लेन हो गया? परपेंडिकुलर वाई, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये कौन सा हो गया? जेड। तो मैं ये कह सकता हूं, ये देखो एक्स जेड प्लेन, ये कौन सा प्लेन? एक मिनट रुकिएगा, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये देखिए ये जेड और ये वाई। तो वाई जेड प्लेन, होल वाई जेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पूरा के पूरा वाई जेड प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। मतलब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाईजेड प्लेन में हुए, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हुए। वाईजेड प्लेन में भी होकर वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो सकते हैं। मतलब ये कहना कि वो केवल वाई में एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरी तरह सही नहीं है। वो वाईजेड प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, वाईजेड प्लेन में टोटल पॉसिबल कितनी डायरेक्शन है? तो वाईजेड प्लेन में टोटल पॉसिबल इनफाइनाइट डायरेक्शन है। वाईजेड प्लेन में कितनी डायरेक्शन है? टोटल पॉसिबल इनफाइनाइट डायरेक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी पॉसिबल डायरेक्शन है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन है। तो ऐसी लाइट या ऐसा लाइट या ऐसा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, उसे कहा जाता है कौन सा वेव?
कौन सा, किस तरह का लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। किस तरह का लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर किसके वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, वाईजेड प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, प्रोवाइडेड वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। तो इसके वाइब्रेशन कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन। तो इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। ऐसी लाइट को कौन सी लाइट कहा जाता है, अनपोलराइज्ड लाइट। इस अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो इस अनपोलराइज्ड लाइट को डबल एरो की मदद से बताया जाता है। डबल एरो की मदद से बताया जाता है। डबल एरो लगाया गया मतलब अनपोलराइज्ड लाइट आपके सामने एग्जिस्ट कर दी गई है। मान लीजिए मैं कहता हूं अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा, ये वाइब्रेशन जो आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है और डॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है। डॉट जो है मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर पोलराइजेशन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन किस फिनोमेना को कहा जाता है, ऐसा फिनोमेना जिसमें किसके वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कन्फाइंड टू पर्टिकुलर प्लेन, कन्फाइंड टू वाइब्रेट इन पर्टिकुलर प्लेन, किसी पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए कन्फाइन किए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, पोलराइज्ड या पोलराइजेशन फिनोमेना कहा जाता है। पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है या पोलराइज्ड लाइट बोले जाएंगे इसे, पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कन्फाइंड टू वाइब्रेट इन ए पर्टिकुलर प्लेन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट हो सकते हैं, तो ये ऐसी लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। अच्छा, अनपोलराइज्ड लाइट को, वापस सुनिएगा, अनपोलराइज्ड लाइट को कौन सी लाइट में, अगर आप चाहते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट कर दें आप किस में, पोलराइज्ड लाइट में, तो बेटा अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जिससे होती है उसे कहा जाता है, उस डिवाइस को कहा जाता है पोलरॉइड। पोलरॉइड क्या करता है, वो अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, उसे हम कहते हैं पोलरॉइड करता है। अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट को हमने सीखा और समझा। उसके बाद देखिए कुछ बातें और हैं। सोर्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, सनलाइट आने वाली होती है अनपोलराइज्ड होती है, किसी बल्ब से आने वाली लाइट अनपोलराइज्ड लाइट होती है। पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कन्फाइंड टू पर्टिकुलर प्लेन होते हैं, उसे हम पीपीएल कहते हैं। पोलराइजर ऐसा डिवाइस या ऐसा ये कह सकते हैं हम केमिकल सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ डिवाइस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसे हम पोलराइजर कहते हैं। पोलरॉइड भी वही काम कर रहा होता है ना। क्या पोलरॉइड क्या करता है, सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को कम करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। पोलराइजिंग एक्सेस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में पोलरॉइड है, ठीक है। इस पोलरॉइड को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, मैंने दो प्लेन बनाए इसके सामने, यहां से लाइट आ रही है, डबल एरो से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यहां पे डॉट लगाए जाते हैं। ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है। मैं ए बी सी डी एक प्लेन कह देता हूं, ई एफ जी और एच, ई एफ जी एच एक प्लेन कह देता हूं। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो आपके पास में कुछ इस तरह से अवेलेबल है, तो वाइब्रेशन, एक ये वाइब्रेशन हो गए अप एंड डाउन वाइब्रेशन, और एक वाइब्रेशन अंदर बाहर वाले वाइब्रेशन हो गए।
तो एक प्लेन ये हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ठीक है, दिस इज द प्लेन जिसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, और एक प्लेन ये हो गया जिसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो देखो ये वाला प्लेन ये रहा जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, और इससे परपेंडिकुलर प्लेन अंदर ऐसा होगा, इससे परपेंडिकुलर प्लेन अंदर ऐसा होगा, ठीक है, इसमें वाइब्रेशन हो रहे होंगे। अब समझना क्या होगा, ये पोलराइड है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा क्रिस्टल है जो अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, पोलराइज्ड लाइट में, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाइजेड प्लेन में हो रहे थे, कौन से प्लेन में हो रहे थे, वाइजेड प्लेन में हो रहे थे, वो वाइजेड प्लेन के होने वाले इनफाइनाइट वाइब्रेशन को केवल पर्टिकुलर प्लेन में पास करेगा। ये देखिए पर्टिकुलर प्लेन में पास कर रहा है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन पर्टिकुलर प्लेन। इसकी एक बात और, 1 2 3 4, मान लें यहां पर 5 एरो है, मान लें यहां पर 6 एरो है, ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5, इससे पास होने के बाद एरो कम हो गए, इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम होती है, रिडक्शन आता है। तो यहां पर ABCD प्लेन वो प्लेन हो गया ABCD, जिसे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, वो प्लेन जो वाइब्रेशन प्लेन से परपेंडिकुलर होता है उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। मतलब इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कह रहे हैं, और इससे परपेंडिकुलर ये जो प्लेन आएगा इसे हम क्या कह रहे हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कह रहे हैं। सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और पोलराइजिंग एक्सेस, हर पोलरॉइड की एक ऐसी एक्सेस होती है जिसे उसकी ऑप्टिक एक्सेस कहा जाता है। उस ऑप्टिक एक्सेस के पैरेलल अगर लाइट आती है तो वो उस लाइट को पास करता है, पर अगर उस ऑप्टिक एक्सेस से परपेंडिकुलर लाइट आती है तो उस लाइट को वो पास नहीं करता, वो उस लाइट को पास नहीं करता, वो क्या करता है, वो उसे ब्लॉक कर देता है, वही रोक देता है। यही पोलराइड की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अब देखिए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि मान लेता हूं कि मैं एक पोलराइड के सामने अनपोलराइज्ड लाइट पास कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में है, ऐसा मैं मान रहा हूं। जरूरी नहीं कि वो वाई डायरेक्शन में, वो वाईजेड प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, वाईजेड प्लेन में वो कहीं भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन मैंने वाई प्लेन में मान लिए, चलिए उसके हिसाब से हम बात करना शुरू करते हैं, और आगे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी देखेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन में, अभी तक जो हमने सीखा उसके आगे के टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट ली, अनपोलराइज्ड लाइट, मैं क्या कर रहा हूं, अनपोलराइज्ड लाइट को मैं किसी पोलराइजर के सामने पास कर सकता हूं। अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इसके दो केस देखना, अनपोलराइज्ड लाइट, तो अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन मैंने माने हुए हैं कि वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ऐसा मैंने माना है। मैंने पोलराइड रखा, पोलराइड की ऑप्टिक एक्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो है उन दोनों के बीच में थीटा 0 हो भी सकता है। पोलराइड की ऑप्टिक एक्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन में थीटा 0 हो भी सकता है, और हो सकता है कि पोलराइड की ऑप्टिक एक्सेस, पोलराइड की कौन सी एक्सेस स्टूडेंट्स, ऑप्टिक एक्सेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हो उनके बीच में हो सकता है थीटा एंगल 0 ना हो, ये भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बताता हूं ना मैं क्या करेंगे। ठीक है, ये रहा आपके पास में यहां से, और ये रहा कुछ पोलराइड इस तरह से, ये इसकी ऑप्टिक एक्सेस और ये वर्टिकल प्लेन आपके पास में, इसके बीच में थीटा एंगल। अब देखो, जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी ऐसी, तो मैंने आप लोगों से कहा शुरुआत में कि अनपोलराइज्ड लाइट का इक्वेशन मैंने लिया E = E0 sin ω t - kx। अच्छा, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बीच में बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। वापस रिपीट कर रहा हूं, माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग प्लस एक्सिस। E0 बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक बात और थोड़ा सीखने की जरूरत है यहां पर,
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जब थीटा की वैल्यू 0 हो तब उस केस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली बस पास होने का काम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन 0 एंगल पर है। पर जब ये 0 एंगल पर नहीं है तो हम ये कहेंगे ये जो कंपोनेंट अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग वाई एक्सिस था, तो एम्पलीट्यूड ई नॉट अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये आ जाएगा ई नॉट कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर आएगा ई नॉट साइन थीटा, ई नॉट कॉस थीटा, और ये आएगा आपके पास में ई नॉट साइन थीटा। तो इस केस में हम कह सकते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट अलोंग द एक्सिस जो होगी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा या फाई कह लीजिए, सपोज आई एम सेइंग दिस इज फाई, कॉस फाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, इसको आप लिख पाएंगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई। हम जानते हैं कॉस 2 फाई कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1, सो 2 कॉस स्क्वायर फाई कितना होगा 1 प्लस कॉस 2 फाई। अच्छा, कॉस स्क्वायर फाई कितना होगा 1/2 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन 2 होगा। थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड में अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं आपको याद दिला देता हूं। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये y एक्सेस ये x एक्सेस। अच्छा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर किसी ने पूछा कॉस एक्स का एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो हम कहते हैं एवरेज वैल्यू 0 होता है। क्यों? पॉजिटिव फिर जितना नेगेटिव फिर पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो कंप्लीट एरिया जो आएगा एवरेज वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो अगर हमने कह दिया कि cos 2 फाई का एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो वो 0 आने वाला है। कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ग्राफ से मैंने आपको बता दिया कि भाई जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव नेगेटिव एरिया समेशन 0 हो जाएगा। मुझे रिक्वायरमेंट यहां पर किसकी है? मुझे रिक्वायरमेंट है, देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस फाई। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं आप 1/2 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन कितना 2, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस ई नॉट स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 फाई। अब जब हम एवरेज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज, है ना, एवरेज इंटेंसिटी की बात करें हम, तो सपोज मैंने आई बार लगा दिया जैसे मैं एवरेज कह रहा हूं, तो ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ कॉस नहीं साइन नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे मान लो 10 स्क्वायर होता तो 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मतलब 100 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50 आ जाता। अब ये आ गया ई नॉट स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 फाई। सो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉस 2 फाई का एवरेज निकालना है, और मैंने बताया अभी कॉस 2 फाई का एवरेज कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय नथिंग 0 आ जाएगा। तो इस बार जो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो इंटेंसिटी की वैल्यू, आई बार को मैं आई ही लिख रहा हूं, वो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। और हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं आई डैश कह देता हूं, चलो मैं इसे आई बार कह देता हूं, एवरेज ये आ जाएगी आपके पास में आई नॉट डिवाइड बाय 2। बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर पता चला कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एब्सोल्यूट 1 आता है, सो आई नॉट बाय 2 हम कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, अब अनपोलराइज्ड लाइट जो पास हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं हम आई नॉट है, शुरुआत में अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। जैसे अनपोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना है आपके पास में, अनपोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड मैं कह देता हूं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड आई नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में यहां से पास होने पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 2। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई नॉट बाय 2, जिसे मैं या तो आई लिख दूं या मैं आई बार भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब जो इस पोलराइजर से पास होने वाली लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है। कौन सी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है। अब क्या हुआ, चलो देखते हैं, समझते हैं हम। तो हमने क्या किया पहले थोड़ा समझा देता हूं, हमने क्या किया पहले थोड़ा समझा देता हूं। मैंने अनपोलराइज्ड लाइट ली, अनपोलराइज्ड लाइट को मैं पोलराइजर से पास करना चाहता था। अब पोलराइजर का जो एंगल है, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर का जो एंगल है वो पोलराइजर का एंगल ऑप्टिक एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड का
मतलब पोलराइजर के ऑप्टिक एक्सेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 हो सकता है या थीटा नॉन जीरो हो सकता है। 0 होता है तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट पास हो जाएगा, कोई समस्या नहीं उसके अंदर। 0 नहीं होता है तब हम जब सॉल्व करते हैं तो आई बार एवरेज की वैल्यू हमने निकाली I0/2 आती है, तो हमने पोलराइजर से पास कर दिया। तो शुरुआत में मुझे किसी पोलराइजर से पास करने के बाद जिसका थीटा एंगल बना हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सेस से हमने पास किया। इंटेंसिटी यहां से आते समय I0 थी, अब जो इंटेंसिटी गई वो I0/2 हो गई, जिसे मैंने आई बार कह रखा है, ठीक है, जिसे मैं कह रहा हूं प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी लाइट स्टूडेंट्स? प्लेन पोलराइज लाइट। अच्छा, अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैं क्या कर सकता हूं? अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैं पास कर सकता हूं। किससे पास कर सकता हूं? वापस से एक और पोलराइजर से। जब प्लेन पोलराइज लाइट पास कर सकता हूं तो लेट आई एम अज्यूमिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज E10 साइन, समझना ध्यान से, साइन ω-t - kx। अच्छा, E10 क्या है? E10 है एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। E10 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ विच लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। साइन ω-t - kx से आपको बता रखा है। तो अब हम बात करेंगे वापस से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास होगी तो उस पोलराइजर के वापस से प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और उस पोलराइजर के बीच के ऑप्टिक एक्सेस का या उसकी जो ज्योमेट्री जो एक्सेस है उसके बीच में 0 एंगल हो, एक केस ही हो सकता है। और हो सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और ज्योमेट्रिकल एक्सेस या कह सकते हैं हम उसकी ऑप्टिक एक्सेस के बीच में एंगल नॉन जीरो। तब उस केस में इस बार क्या होने वाला है? भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लिया आपने, है ना, तो हमने क्या किया, वापस देख लीजिएगा, हमने अनपोलराइज्ड लाइट लिया, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास किया, उसका जनरल केस ले लिया हमने, जनरल केस लिया, पोलराइजर से पास किया, इंटेंसिटी जो मिली उस इंटेंसिटी को हमने I0/2 कह दिया एवरेज इंटेंसिटी के टर्म में, इसे मैंने कह दिया PPL। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक और पोलराइजर से पास हुई जिसका नाम हमने एनालाइजर कर दिया। अब ये आई बार जो पास हो रहा है ये थीटा एंगल पे पास हो रहा है, तो मैं कहूंगा इसे आई बार कॉस थीटा। क्या कहूंगा मैं इसे? आई बार कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जैसा कि मैंने कहा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इक्वेशन मैंने मान लिया E10 साइन ω-t - kx। E10 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा E10 cos थीटा और ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा E10 sin थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर पास नहीं करेगा ऑप्टिक एक्सेस से, जो अलोंग होगा उसे पास करेगा। तो हम कह सकते हैं पास होने वाली इंटेंसिटी जो इससे पास हो रही है, यहां से पास हुई, मैंने आई बार कह दिया, यहां से पास होने वाली इंटेंसिटी को मैं कह देता हूं सपोज दिस इज आई डैश। वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, E10 cos थीटा का होल स्क्वायर। सो आई डैश इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E10 का स्क्वायर, इसे मैं कह सकता हूं cos स्क्वायर थीटा। क्या कह सकता हूं बच्चों? cos स्क्वायर थीटा। सो E10 क्या है? E10 है एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। E10 तो मैं ये भी कह सकता हूं I10 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E10। ये I10 क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और I10 जिसे मैं कह रहा हूं I10 दैट इज इक्वल टू आई बार एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू I0/2। तो हम आई बार को भी E10 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई डैश इक्वल टू आई बार कॉस स्क्वायर थीटा, आई डैश, आई बार को मैं क्या लिख रहा हूं I0/2 cos स्क्वायर थीटा
और ये जो लॉ कहलाता है इसे मेलस लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलस लॉ। तो मेलस लॉ हमें क्या देता है? हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के को जब किसी पोलराइजर से पास कर दिया जाए तो नई इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी जानकारी हमें मेलस लॉ देता है। वापस सुनिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर किसी पोलराइजर से पास कर दिया जाए तब नई इंटेंसिटी क्या होगी उसकी जानकारी हमें देता है। लेकिन जब अगर किसी अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी पोलराइजर से पास कर दें, किसी पोलराइड से पास कर दें, तो हमें जो उसकी इंटेंसिटी मिलती है, एवरेज इंटेंसिटी मिलती है, वो इनिशियल इंटेंसिटी का जस्ट हाफ होती है। मतलब 50% ब्लॉक होती है, 50% पास होती है। बच्चों, एग्जामिनेशन में इस सेगमेंट से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मेलस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ बातें जो आपके सामने मुझे फिर से शेयर करनी है। मेलस लॉ के मुताबिक अभी क्या हुआ, अभी जो इंटेंसिटी मिली वो हमें I0/2 cos स्क्वायर थीटा मिली। सो मैं कह सकता हूं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा मिली। अच्छा, थीटा क्या था? थीटा एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर, या कह लीजिए दो पोलराइड जो एडजेसेंट पोलराइड होंगे इनके बीच का एंगल कहलाता है, उनके बीच का एंगल कहलाता है। मैं एंगल से बता भी दूंगा आप लोगों को। मान लो मैं इसको y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मान लो मुझे y इक्वल टू cos थीटा का ग्राफ प्लॉट करना होता था तो मैं ग्राफ ऐसा प्लॉट कर देता था। समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, प्लस माइनस वापस से प्लस। लेकिन स्क्वायर जब टर्म लग जाता है, ये cos थीटा का है, तो स्क्वायर टर्म लगने पे हर नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एवरी नेगेटिव पार्ट गेट्स कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पार्ट। अब जब पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट होता है तो ये ऐसा इस तरह से चलता है, 0 से 90, 270, 360, 0 से 90, ये आ जाता है 90 प्लस 180, 270, 360। ये कुछ इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, लेकिन किसके साथ में होता है? cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है। इंटेंसिटी ऑन y एक्सिस, cos थीटा ऑन विच एक्सिस? तो cos थीटा ऑन cos थीटा की बात, हाँ ठीक है, y इक्वल टू, ये cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ है, y इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, मतलब इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ हम लोगों को बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वी विल वर्क आउट द प्रॉब्लम, ठीक है, और आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम के माध्यम से पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।